हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, ये हमारी एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज़ हमने चलाई हुई है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिमिटेड टाइम के लिए। कुछ टाइम के बाद हो सकता है इसको पेड बना दिया जाए, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें। अगर आप इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली आप इसको स्टडी करते हैं, तो आपको एनसीईआरटी के लिए और कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट एनालिसिस दिया जाता है। एक वीडियो के अंदर एक चैप्टर आपको जो है एनालिसिस करके बताया जाता है। सेकंड आता है किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी टॉपिक आता है उसके अंदर आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, उस बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो आपको बुक के अंदर नहीं दिए होते हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस जरूर करते हैं। उसी के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताई जाती है। मान लीजिए आपको कोई चीज़ लर्न करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए जो है शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई जाती हैं। जो सीरीज़ है, ये कंप्लीट सीरीज जो अभी तक फ्री है, कुछ टाइम के बाद इसको पेड कर दिया जाएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आप कम टाइम के अंदर अपना ज़्यादा आउटपुट ले सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 6th क्लास की जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 3 है पृथ्वी की गतियाँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर का नाम पृथ्वी की गतियाँ। हम जो है पहले 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की गतियाँ। देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी जो है 2 तरीके से घूमती है। एक तो वो अपने एक्सिस पर घूमती है, मतलब कि अपने अक्ष पर घूमती है। दूसरा वो सूरज के चारों तरफ भी घूमती है, मतलब कि वो उसकी परिक्रमा करती है। तो इस तरह से जो पृथ्वी की गतियाँ होती हैं वो 2 तरह की होती है। एक होती है घूर्णन गति, एक होती है परिक्रमण गति। मतलब कि जब वो पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर घूमती है, मान लीजिए ये हमारे सामने ये जो है पृथ्वी है, और इसका जो एक्सिस होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये इसका एक्सिस होता है। तो जब ये अपने एक्सिस पर इस तरह से जो है रोटेट करती है, तो इसको बोला जाता है घूर्णन गति। और जब ये सूरज के चारों तरफ, मान लीजिए ये हमारा सन है, जब ये इसके चारों तरफ इस तरह से रोटेट करती है, तो इसको बोला जाता है परिक्रमण गति। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अभी इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है आपके सामने अर्थ का जो है डायग्राम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा होता है नॉर्थ पोल, ये हमारा होता है साउथ पोल, मतलब कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये हमारा होता है अक्ष, जो आपको सेंटर लाइन ये दिखाई दे रही है, ये हमारा अक्ष होता है, एक्सिस होता है। और इसके बाद में यहाँ पर ये होती है कर्क रेखा, ये होता है विषुवत व्रत, और ये होती है मकर रेखा। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर। और ये ऐसा क्यों बनाया जाता है, थोड़ा सा कर्व क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में भी हम पहले जो वीडियोस में है बात कर चुके हैं। दीजिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 66.5 डिग्री, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 23.5 डिग्री। यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से आएगा, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आपको जो एक्सिस दिखाया जाता है, ये जो एक्सिस दिखाया जाता है जिस पर ये पृथ्वी रोटेट करती है, इसके साथ में एक समतल बनाया जाता है। ये जो समतल आप देख रहे हैं, ये जो है एक्सिस का समतल है। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है पृथ्वी का कक्षीय समतल, इसका बोला जाता है पृथ्वी का कक्षीय समतल। और यहाँ पर आप एक ऊपर भी देख रहे हैं पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब, यहाँ पर ये 90 डिग्री जो है परपेंडिकुलर डाल दिया जाता है। तो इस तरह से जो है आपके सामने क्वेश्चन किस तरह से आता है कि जो पृथ्वी का जो एक्सिस है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं जो पृथ्वी है वो अपने कक्षीय समतल से कितने डिग्री झुकी हुई है। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है 66.5 डिग्री। अगर क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी जो है अपने कक्षीय समतल पर जो लंब है उससे कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो यहाँ पर आंसर आता है 23.5 डिग्री। इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस चीज़ के डिफरेंस को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना है कि ये आपका एक्सिस होता है, और इसके साथ में हम यहाँ पर एक समतल बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम एक लंब बनाते हैं। इस तरह से इनका जो डिफरेंस होता है, यहाँ पर 66.5 डिग्री आता है, यहाँ पे 23.5 डिग्री आता है। इस डायग्राम से आपको इतनी चीजें याद रखनी है। अब बात करते हैं, ये आपके सामने जो स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसके बारे में इतना आप जान चुके हैं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये आपका विषुवत व्रत होता है। विषुवत व्रत के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो कि पृथ्वी को 2 समान बराबर हिस्सों में बांटता है, उत्तर और दक्षिण के अंदर। और ये आपका हो जाता है अक्ष। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ है प्रदीप्त व्रत। अब ये प्रदीप्त व्रत क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो है ये सन है, सूरज है, यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी है। जैसे जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहाँ पर दिन होता है, जो हिस्सा सूरज के सामने नहीं होता है वहाँ पर रात होती है। इसीलिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट कलर यूज़ किया गया है और यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ किया गया है। ये यही दिखाने के लिए किया गया है कि यहाँ पर दिन है और यहाँ पर रात है। जिस तरह से हमारे अर्थ के ऊपर ये जो विषुवत व्रत है 2 समान भागों में बांटता है पृथ्वी को, ठीक उसी तरह से ये जो प्रदीप्त व्रत बनाया गया है, ये प्रदीप्त व्रत भी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो आधा भाग है जो सूरज के सामने होता है, यहाँ पर जो है दिन होता है और दूसरी जगह पर रात होती है। इन दोनों हिस्सों को अलग करने वाली रेखा जो है, इन दोनों हिस्सों को अलग करने वाला जो व्रत है उसको बोला जाता है प्रदीप्त व्रत। मैं उम्मीद करता हूँ आप इतनी बात अच्छी तरीके से समझ गए हैं। अभी चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो है ज़्यादा डिटेल के अंदर बात नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हम 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्टडी नहीं कर रहे हैं, ये हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं। हमें जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को कंप्लीट करना होता है, इसलिए हम इसको ज़्यादा डीपली ना जा करके जितना इसके अंदर बताया जाता है उसी से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम पढ़ते हैं।
और जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर ये एक डायग्राम दिखाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो पृथ्वी है ये सूरज के चारों तरफ जो है चक्कर लगाती है। ये रहा सन और ये है हमारी अर्थ। इस अर्थ की यहाँ पर 4 पोजीशन दिखाई गई हैं, नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 पोजीशन अर्थ की जो है दिखाई गई हैं। ये क्यों दिखाई गई हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी पृथ्वी है सूरज का चक्कर लगाने के लिए 365 दिन का समय लेती है, लेकिन वो एक्यूरेट 365 दिन नहीं होते हैं। वो 365 सही 1/4 दिन होता है, मतलब कि 365 दिन और 6 घंटे, इतने समय में जो है सूरज का चक्कर एक कंप्लीट करती है हमारी पृथ्वी। अब ये जो 6 घंटे होते हैं इसको हम काउंट नहीं करते हैं। अब हम जो है एक साल के अंदर 365 दिन ही मानते हैं। ये जो 6 घंटे होते हैं, जब 6 चौक 24, मतलब कि जब पूरा एक दिन बनता है 4 साल के अंदर, तब हम जो है फरवरी के अंदर 28 फरवरी ना होकर के 29 फरवरी बना देते हैं, जिससे कि वो जो 6-6 घंटे मिलकर के एक दिन कंप्लीट बनता है उसको हम 29 फरवरी के अंदर ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा सिस्टम ये जो कंप्लीट काम करता है। तो जिस साल के अंदर 366 दिन होते हैं, मतलब कि फरवरी के अंदर 29 दिन होते हैं, उस साल को बोला जाता है लीप वर्ष, लीप ईयर इसको बोला जाता है। इतनी चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, बिल्कुल ही बेसिक है, कोई ज्यादा गौर करने वाली बात ऐसी है नहीं, लेकिन हम स्टार्टिंग टू एंडिंग कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें बता करके चल रहा हूँ। अब इस डायग्राम के अंदर आप देखिए, यहाँ पर आपको 4 पोजीशंस दिखाई गई हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 पोजीशन आपको दिखाई गई हैं और ये आपके बीच में सेंटर में जो है ये सूर्य दिखाया गया है, सन। ये पोजीशंस क्या डिस्क्राइब करती हैं, क्या दिखाती हैं? आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर 4 ऋतुएं होती हैं। वो ऋतुएं किस तरह से होती हैं, किस टाइम पर, किस जगह पर कौन सी ऋतु आती है, इस चीज को बताने के लिए यहाँ पर आपके सामने ये डायग्राम दिया गया है। किस तरह से रोटेट करती है पृथ्वी, किस तरह से ये सिस्टम जो है कंप्लीट वर्क करता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको समझाने के लिए ये जो सन है ये सेंटर में दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सन बिल्कुल सेंटर में नहीं होता है, थोड़ा सा इसके अंदर डेविएशन होता है। आप सभी जानते हैं हमारे एक साल के अंदर टोटल 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं और इन्होंने यहाँ पर जो है 4 पोजीशंस दिखाई हैं। अब इन 4 पोजीशंस के हिसाब से हमारी 4 ऋतुएं होती हैं और ये 4 ऋतुएं किस तरह से डिवाइड होती हैं, हर 3 महीने के बाद ऋतु आ जाती है। हम इस तरह से इसको मान सकते हैं। मान लीजिए 12 महीने हैं, हम उसको अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4। तो हम जो है 3-3 महीने के गैप के अंदर हम इसको देखते हैं। तो अभी हम जो है स्टार्ट करते हैं 21 जून से लेकर के। ये जो पोजीशन आपके सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने, ये हमारी पृथ्वी है। यहाँ ये इसका रोटेशन का तरीका बताया गया है कि किस तरह से अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, और ये जो दिखाया गया है ये किस तरह से सूर्य के चारों तरफ रोटेट करती है। जून के महीने के अंदर हमारी पृथ्वी इस पोजीशन पर होती है। इस पोजीशन पर क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो विषुवत वृत्त है और ये जो कर्क रेखा है, यहाँ पर जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, बिल्कुल सीधी, जबकि इसकी दूसरी तरफ जो है इस एरिया पर कोई सूरज की किरण नहीं पड़ती है। एक चीज और आप यहाँ पर देख सकते हैं, जून के महीने के अंदर आपको यहाँ पर जो है दिखाया गया है 21 जून का दिन, जिसको बोला जाता है उत्तर अयनांत। एक और चीज आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, ये जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है ये जो है सूरज की तरफ झुका हुआ है, मतलब कि ये जो है अपने जो सर्कुलर पाथ है इसका उसकी तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है, जबकि ये जो दक्षिणी गोलार्ध है ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। उत्तरी गोलार्ध के ऊपर सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध पर सूरज की किरणें नहीं पड़ रही हैं। अब जहाँ पर सूरज की किरणें ज़्यादा पड़ेंगी वहाँ पर गर्मी होती है, मतलब कि ग्रीष्म ऋतु होती है, और जहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पड़ती हैं वहाँ पर ठंड होती है, मतलब कि वहाँ पर शीत ऋतु होती है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी बताया गया है। अब उत्तरी गोलार्ध के अंदर ज़्यादा सूरज की किरणें जाती हैं तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो है ग्रीष्म ऋतु होती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर शीत ऋतु होती है। 21 जून के अंदर अब क्वेश्चन किस तरह से आता है, 21 जून का जो दिन होता है उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर इस पोजीशन से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी थी। अभी हम अगले 3 महीने के गैप में चलते हैं। जैसे हमने अभी स्टार्ट किया था जून के महीने से, जून में अगर हम 3 मंथ्स आगे चलते हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं 23 सितंबर को। 23 सितंबर वाली सिचुएशन क्या कहती है, ये दोनों पोजीशन आपको समझ आ जाएंगी तो बाकी की दोनों पोजीशन आपको ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर हम 23 सितंबर को किस तरह से समझ सकते हैं। 23 सितंबर को चलते चलते जो हमारी पृथ्वी है वो इस तरह से घूमते घूमते वो जो है इस पोजीशन पर पहुंच जाती है। अब इस पोजीशन पर पहुंच जाने के बाद क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा दक्षिणी गोलार्ध, ये है हमारा उत्तरी गोलार्ध। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सूर्य की जो पोजीशन है यहाँ पर जो दिखाई गई है ये आपको सिर्फ समझाने के लिए सेंटर में दिखाई गई है, लेकिन ये सेंटर में नहीं होती है, इसमें थोड़ा सा डेविएशन होता है। तो 23 सितंबर के दिन क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, 23 सितंबर के दिन जो सूरज की किरणें हैं वो सीधी विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं।
देखिए ये हमारे सामने ये होता है हमारा विषुवत वृत्त, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये होता है हमारा विषुवत वृत्त, इस पर सीधी पड़ती है। जबकि यहाँ पर डायग्राम के अंदर आपको शो हो रहा है कि ये जो है ध्रुवों पर सीधी पड़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसकी पोजीशन में थोड़ा सा डेविएशन होता है। तो 23 सितंबर को जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्ट विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं। इस पोजीशन के अंदर कोई भी ध्रुव जो है सूरज की तरफ नहीं झुका होता है, मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सामने सूरज के नहीं होता है। इसी वजह से पूरी पृथ्वी पर इस दिन जो है दिन व रात बराबर होते हैं। इस पोजीशन को बोला जाता है विषु। आप यहाँ पे देख सकते हैं विषु। अभी हम 3 महीने और आगे चलते हैं। जैसे ये था हमारा 23 सितंबर, अब हम 3+ करते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अभी हम चलते हैं 22 दिसंबर के दिन। ये यहाँ पर लिखा हुआ है दक्षिण अयनांत। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु थी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु थी, और इसको बोला जाता है उत्तर अयनांत। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो है उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाती है। क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो घूमते 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 कुछ इस तरह से यहाँ पर जब पहुँचती है तो यहाँ पर इसके सामने जो है जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है वो सूर्य की तरफ झुका होता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो दक्षिणी गोलार्ध है ये सूरज की तरफ झुका हुआ है, मतलब कि सूरज के सामने है, तो सीधी रेखाएं जो हैं सूरज की जो किरणें हैं वो इस पर पड़ रही हैं। इसलिए जहाँ पर ज़्यादा सूरज की किरणें पड़ती हैं वहाँ पर गर्मी होती है, और इस तरह से यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है। और जहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पड़ती हैं वहाँ पर शीत ऋतु होती है, मतलब कि ठंड होती है। ये बिल्कुल इसका उल्टा होता है। 21 जून का उल्टा होता है 22 दिसंबर, मतलब कि 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, जबकि 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। अब हम चलते हैं 3 महीने और आगे। जैसे ये दिसंबर का चल रहा था, अब हम चलते हैं 21 मार्च के दिन। ये आप देख सकते हैं 21 मार्च के दिन हम कहाँ पहुंच गए हैं। अब जिस तरह से ये पृथ्वी रोटेट करते करते इस पोजीशन तक पहुंचती है, और हमने देखा था 23 सितंबर के दिन की सिचुएशन, इसका ठीक उल्टा होता है 21 मार्च की सिचुएशन। 21 मार्च के दिन भी किरणें हैं वो सीधी विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं, इसीलिए दिन व रात बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को इन दोनों साल के इन दोनों दिन जो है सूरज की किरणें सीधी विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं, और इसको बोला जाता है विषु, और इसको भी बोला जाता है विषु। देखिए 23 सितंबर और 21 मार्च इन दोनों को बोला जाता है विषु। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इस पोजीशन के अंदर जो 23 सितंबर की पोजीशन थी, इसमें जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पर शरद ऋतु है, जबकि यहाँ पर इसमें जो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ है यहाँ पर शरद ऋतु है, मतलब कि इसका बिल्कुल अपोजिट है। ठीक इसी तरह से इसका अपोजिट ये है। इस तरह से आप जो है इनको याद रख सकते हैं। अब इस डायग्राम का बताने का मतलब क्या था, इसका बेनिफिट क्या था, ये हमें क्यों दिया गया है और हमें समझना क्यों जरूरी है, वो इसीलिए कि हम इससे ये पता कर सकते हैं कि जो हमारी ऋतुओं में परिवर्तन होता है, जो ऋतुओं में बदलाव होता है, और जो हमारे दिन और रात होते हैं, जो सूरज की परिक्रमा होती है, वो किस तरह से सिस्टम जो है ये काम करता है, किस तरह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ये चीज समझाने के लिए आपको ये डायग्राम दिया गया था। देखिए फ्रेंड्स, इस इतनी बड़ी थ्योरी को समझने के लिए आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं थी। देखिए फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आपको इस डायग्राम से समझाया है, क्योंकि जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सभी इस बुक के अंदर थ्योरेटिकली लिखी हुई हैं। थ्योरी पढ़ने से अच्छा है हम डायग्राम से उसको समझें, वो इजी रहता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सभी चीजें वही बताई गई हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। उत्तर अयनांत के बारे में हम बात कर चुके हैं, 21 जून 22 दिसंबर। दक्षिणी अयनांत के बारे में हम बात कर चुके हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर के बारे में बात कर चुके हैं। विषु के बारे में बात कर चुके हैं। इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। पूरी इसके अंदर जो है डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये सीरीज अभी फ्री है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट लें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। ये जितने भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ये आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।